बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर साइमा आज आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ। आज हमारी डिबेट है प्री बजट से रिलेटेड कि हमारे मुल्क की इक़्तिसादी और मुआशी हालत क्या है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा मुल्क माशी तौर पर एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, जिसकी बेसिस पे आपने हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने एक आर्टिकल निकाला नाजुक मोड़, जो कि मेरे लिए बहुत बल्कि हम सब के लिए एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया था कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हार्वर्ड के प्रोफेसर को ऐसा लगा कि हमारा मुल्क नाजुक मोड़ की तरफ है। तो इसी से रिलेटेड सवालात पर और रोशनी डालने के लिए हमने मुल्क के मायानाज इकोनॉमिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने साथ बुलाया है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत अच्छे हमें राय भी देंगे, हुकूमत के लिए भी जो बहुत बेनिफिशियल हो सकती है, और हमें इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आगाह करेंगे। तो सबसे पहले जो है अस्सलाम वालेकुम मजीद अजीज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर शो। मजीद अजीज साहब हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक्स प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड एक्स प्रेसिडेंट एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगेन अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर कमिंग। उसी के साथ जो है तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर अयूब मेहर, ये भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, मायानाज इकोनॉमिस्ट हैं। इसके अलावा बहुत उनके पास पोजीशंस रही हैं, डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉय फेडरेशन पाकिस्तान में रहे हैं, और उसके अलावा बेशुमार इनके पास पोजीशंस रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि बहुत ही जो वैल्यूएबल इनके पास नॉलेज है जो आज ही हमारे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर अयूब मेहर से। आप बताइए कि इस वक्त आप मुल्की इकोनॉमी को किस तरह देखते हैं? आपको क्या लगता है कि इस वक्त करंट स्टेट क्या है मुल्क की? देखिए सैमा, आपने इंट्रो में ख़ुद एक चीज़ मेंशन की थी, आपने एक स्टेटमेंट हार्वर्ड के प्रोफेसर के रेफरेंस से भी डिस्कस की, और जहाँ तक नाजुक मोड़ की बात है, नाजुक मोड़ का लफ्ज़ जो है ये तो मैं 30 साल से सुन रहा हूँ कि मुल्क बड़े बुरे हालात में नाजुक मोड़ पर है और इसके लिए कुर्बानी देनी होगी, और कुर्बानी फिर आवाम से ले भी ली जाती है। इस दफ़ा जो ख़ास चीज़ है जो फेस करनी होगी फाइनेंस के जो हमारे मैनेजर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को या मुल्क को जो फेस करनी पड़ेगी, दो चीज़ें मैं देख रहा हूँ जो डिफरेंट हैं पहले से, जो ज़्यादा हालात ख़राब हैं। एक तो ये जो नाजुक मोड़ की तरफ जिसकी तरफ इशारा किया गया है, एक तो ये कि जो एक्सटर्नल डेट की सस्टेनेबिलिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क आ गया है। 30 साल से हम ले रहे थे, IMF में हम 1993 में गए, उसके बाद से IMF से निकल नहीं सके हम। फिर मसला ये हुआ कि एक स्टेज ये आ गई कि पहले हम डेट लेते थे अपने मुल्क को चलाने के लिए, फिर हमने डेट लेना शुरू किया उस डेट को वापस करने के लिए डेट लेना शुरू किया, और इस दौरान ये होता गया कि जैसे जैसे वर्ल्ड में चेंजेस आती गई, तब्दीली आती गई, तो जो कॉस्ट ऑफ डेट थी वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती गई। तो डेट को वापस, सस्ते डेट को वापस करने के लिए महंगा डेट लेते रहे, और अब सूरत ये हाल आ गई है कि अब डेट सस्टेनेबल नहीं रहा। अब इतना डेट ले चुके हैं कि अगर डेट को वापस करना चाहें तो हमारे जो टोटल टैक्स की कलेक्शन होती है उसका 80% सिर्फ टैक्स की वापसी में जा रहा है, इंटरेस्ट रेट पे जा रहा है। वो एक्सटर्नल सस्टेनेबिलिटी का मसला आया है। दूसरा एक और चीज़ जो इंडिकेटर है जिसकी तरफ कम लोग जाते हैं, लोग अखबार में ख़बरें जो पढ़ लेते हैं उसको तो डिस्कस कर लेते हैं, स्पीचेस जो होती हैं पॉलिटिशियन की वो डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मैं क्योंकि बीइंग इकोनॉमिस्ट थोड़ा सा मैं टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं, मैं उस पर नज़र रखनी पड़ती है। देखिए, इंटरनली हमारा डोमेस्टिक जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें एक प्रॉब्लम ये मुसलसल बढ़ती गई है, ये इंक्रीज़ हो रही है ये प्रॉब्लम। बैंक के पास जो डिपॉजिट्स होते हैं, पब्लिक के जो डिपॉजिट्स होते हैं, वो इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक की एक बेसिक थ्योरी है, वो डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट के लिए यूटिलाइज होने चाहिए, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए होने चाहिए। उससे GDP बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, डेवलपमेंट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, वही पैसा यूज़ होता है। मसला ये हो रहा था 4-5 साल से एक चेंज आई कि वो जो हम बैंक पब्लिक के जो डिपॉजिट होते थे, जब लोन देते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, एक ट्रेंड था कि उसका जो मेजर पोर्शन होता था वो फिक्स्ड एसेट्स के लिए दिया जाता था। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है प्लांट, मशीनरी, इनकी इन्वेस्टमेंट होगी, वो रियल इन्वेस्टमेंट थी, उससे कोई चीज़ बन रही होती थी। 3 साल पहले उसमें एक चेंज आई, ट्रेंड चेंज हुआ, वो फिक्स एसेट के बजाय इंडस्ट्री ने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेना शुरू कर दिया। वर्किंग कैपिटल का मतलब है डे टू डे जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए पैसे ले रहे हैं, फिक्स एसेट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, लिक्विडिटी नहीं है, खर्च चलाने को पैसे नहीं है, इसलिए लोन ले रहे हैं। लास्ट ईयर से अब तक एक चेंज आया है
अब मेजर पोर्शन फिक्स्ड एसेट या वर्किंग कैपिटल में भी नहीं जा रहा, मेजर पोर्शन गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए जा रहा है, या जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनमें इन्वेस्टमेंट हो रही है। जो हम कहते हैं ना स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है क्योंकि पैसा यूज़ हो रहा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ज़रिए। तो ये एक डोमेस्टिकली सस्टेनेबिलिटी का भी क्वेश्चन है कि वो पैसा, वो पब्लिक के डिपॉजिट जो यूज़ होने चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जी, वो फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। फिक्स एसेट्स तो दूर की बात है, अब वर्किंग कैपिटल में भी डिक्लाइन आना शुरू हो गया है। तो ये इंडिकेटर है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही। और अभी आप देखें जो एक लेटेस्ट सिचुएशन आई, क्योंकि बजट भी आने वाला है जी, तो जब हम लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए एक्सटर्नल डेट लेते हैं, लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए आईएमएफ के पास जाना होता है। आईएमएफ का लोन मुल्क की डेवलपमेंट के लिए नहीं होता, ये पुल बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए नहीं होता, ये लिक्विडिटी के लिए होता है। ट्रेड डेफिसिट अगर हो गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट ना हो, डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए लोन लेना होता है। सही। उसमें अब मसला ये हुआ है कि अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है कि बगैर किसी अनाउंसमेंट के आईएमएफ का डेलीगेशन चला गया है। ओके, गवर्नमेंट की स्टेटमेंट ये है कि वो जो आए थे उस पर स्टेटमेंट की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि वो लोन के लिए नहीं आए थे, लैंडिंग की टॉक करने आए ही नहीं थे। ओके, अब आईएमएफ का तो काम लैंडिंग की टॉक ही होता है, लेकिन अगर मैं ये सपोज करूं कि वो लैंडिंग के लिए नहीं आए थे, सही है। तो वो आपकी इकॉनमी का रिव्यू करने तो आए थे ना। उस रिव्यू में कोई एग्रीमेंट अगर नहीं हो पाया, देखें क्यों नहीं हो पाया, बहुत साफ सी बात है। गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी और प्राइम मिनिस्टर भी, वो उनकी स्टेटमेंट ये है कि पब्लिक पर, कॉमन पब्लिक पर बर्डन ना डाला जाए। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, कॉमन पीपल पे क्यों डाला जाए, जीएसटी ना बढ़ाया जाए। बिल्कुल। वो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, उसकी बात करते हैं हम। प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज से डेफिसिट कम करेंगे, दूसरे वो स्टेप ले रहे हैं, लेकिन पब्लिक पर जीएसटी ना बढ़ाया जाए। आईएमएफ कैटेगोरिकली कह रहा है 18% आप पेट्रोलियम पे लगा दें, तो वो डिसएग्रीमेंट तो होगा। और जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, अलायंस हो, तो गवर्नमेंट इस तरह नहीं कर सकती, उसकी भी मजबूरी होती है कि वो सारा बर्डन जो है डायरेक्टली पब्लिक को शिफ्ट कर दे। तो ये एक डिसएग्रीमेंट है, लेकिन इसका रिजॉल्व होना ज़रूरी है। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए रिजॉल्व होना ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने करी है सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड। बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट, आप किस तरीके से इंडस्ट्री की सस्टेनेबिलिटी को देखते हैं? करंट कंडीशन इस वक्त आप क्या देखते हैं? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सस्टेनेबिलिटी का बेस्ट ये जो एक्चुअल है कि आप अगर इंडस्ट्री चला रहे हैं जी, तो इंडस्ट्री में एक सर्टन इसका इकोसिस्टम होता है, इसकी मशीनरी होती है, इक्विपमेंट होता है, मैन पावर होता है, आपका वर्किंग कैपिटल भी होता है, आपकी बहुत सी चीज़ें हैं। बिल्कुल। और शुरू कैपेक्स से होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट से, कैपिटल एक्सपेंस से। अब अगर आपकी इकोनॉमी अगर फुल बैलेंस नहीं है तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा इन फिक्स्ड एसेट्स। सही है। ठीक है ना? तो जो डॉक्टर साहब ने कहा, तो वन रीजन वर्किंग कैपिटल पे क्यों लोन लिए जा रहे थे कि उसको भी तो चलाना, इसलिए कि मार्केट जो थी, अगर आप मैं अभी फिलहाल डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट को एक मिनट के लिए आप रोक लें। तो जो हमारी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए, हमारी वायबिलिटी को कम से कम उसको ठीक रखने के लिए हमें तो फंड्स चाहिए जी। अब एक लिमिटेड फंड्स होते हैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास वगैरह, जो इसका कैश फ्लो होता है। बिल्कुल। तो कैश फ्लो में जब ये फटीग आती है तभी हम बैंक में जाते हैं। तो जो डॉक्टर साहब ने सही कहा कि ट्रेंड हो गया है मोर टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल देन इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एट द सेम टाइम हुकूमत के, जैसे डॉक्टर साहब कहा, तो मैं एक बैंकर से बात कर रहा था, मैंने उसको कहा क्या 80% तो आपका गवर्नमेंट को दे देते हैं जी। तो बोला किसने आपको कहा, हम तो 90% गवर्नमेंट को जा रहा है। यानी कि जितनी डिपॉजिट, और माशाल्लाह डिपॉजिटें बढ़ रही हैं, लोग बैंकों में पैसे डाल रहे हैं जी। लेकिन 90% ऑफ द मनी इज गोइंग बिकॉज इट इज रिस्क फ्री। देखिए मैं एक इंडस्ट्री चलाऊंगा, मैं अगर तेजी मंदी हुई, इसमें मेरी फैक्ट्री बंद हो गई या कुछ हुआ तो मैं तो लोन वापस नहीं दे सकूंगा, लेकिन गवर्नमेंट का तो रिस्क फ्री है। तो बैंक के प्रेसिडेंट और इनको तो मजे ही मजे हो गए। आपने देखा बैंकों की प्रॉफिट है जो
2-4 अरब वाले जो थे वो 16-16 अरब रुपए बना रहे हैं, कोई 50 अरब बना रहा है, कोई 70 अरब बना रहा है। तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। इसलिए कि आपने ना एग्रीकल्चर को पैसे दिए, ना आपने एसएमईज को पैसे दिए, ना आपने दूसरी फॉर्मल इकोनॉमी को पैसे दिए, और आपने सिर्फ हुकूमत को दे दिया। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो इसका नतीजा क्या होता है? एक तो गवर्नमेंट ये लोकल फाइनेंसिंग लेके अपना खाता चलाती है जी। और फिर आप अपना और जो दुनिया भर से इंपोर्ट करते हैं और चीज़ें करते हैं, तो आपको और फॉरेन बैंकों से, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से भी आपको लेना पड़ता है। जहाँ तक आईएमएफ की है, आईएमएफ का मेन जो रीज़न लोग क्यों आईएमएफ पे जाते हैं वो 1-2-4 बिलियन के लिए नहीं जाते हैं। आईएमएफ की अगर आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाती है तो जो दूसरी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है वो देने में उनका काम इन्होंने कर लिया, समझो रिसर्च कर लिया है। आईएमएफ सब कुछ तैयार करके देता है। लेकिन क्वेश्चन अराइजेज कि क्या हम इसी तरह चलते रहेंगे? बिल्कुल। अगर इसी तरह हम चलते रहेंगे तो फिर हमें आईएमएफ की कंडीशनलिटीज को करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो केयरटेकर हुकूमत में इन्होंने, आपने देखा कि क्या नतीजा हुआ कि हर चीज़ के दाम जब बढ़ गए, तो जब नई हुकूमत आई तो 42% इन्फ्लेशन आपका हो गया था। अब अपने नई टीम आ गई है और जब इन्होंने देखा कि अब इसको किसी तरह सेटल करना है, इसलिए कि वेलफेयर ऑफ द पीपल इज फर्स्ट, जी। तो आपने देखा कि इन्फ्लेशन पे इन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल करना शुरू किया। बहुत सी चीज़ों की, वीट की, शुगर की, पेट्रोल की और चीज़ों की दाम कम हो गया। आई थिंक इन्फ्लेशन 17% पे आ गया है, 18-17%। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसी से ना, जो चीज़ पब्लिक को जो होता है वो ये है। लेकिन क्या उसी पे हम अपने आप को शाबाशी देनी है कि आगे भी बढ़ना है? हाँ। तो आगे बढ़ने के लिए गवर्नमेंट को कुछ भी हो जाए अपनी रेवेन्यू बढ़ानी है, और रेवेन्यू बढ़ाने का तरीका ये है कि आपके फाइलर्स जो हों, जो टैक्स देते हैं, वो ब्रॉड बेस्ड हो। मसला सिर्फ ये आता है कि हम एक महदूद लिमिट उसमें हो देते हैं, और हर साल आता है कि हमने 35 लाख को नोटिसें भेजी, 40 लाख को भेजी, कुछ नहीं हुआ। अभी इन्होंने जो ताजिर की कोई स्कीम बनाई है, अब जाके 17,000 आए हैं, सिर्फ 17,000। पाकिस्तान के तकरीबन 4 लाख रिटेलर्स में से 17,000 ने उसमें आने की कोशिश की है। हम लोग चेंबर से वगैरह से इनको कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन इनको आना पड़ेगा। तो इसके लिए हुकूमत को अब आइंदा बजट के अंदर मुल्क की भी तो सस्टेनेबिलिटी देखनी है ना, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की नहीं देखनी। तो आपको जनाब औरंगजेब, जो हमारे मोहम्मद औरंगजेब, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, वो चूंकि हैं तो बैंकर, लेकिन उनको हर जगह मैंने सुना भी है, तो इकोनॉमी पे उनकी काफ़ी नज़र है, गहरी नज़र। तो अभी जो इन्होंने बातें इतने साल से की हैं तो उसको अमल में लाएं। कुछ भी हो जाए, आपको फाइलर और नॉन फाइलर को ऐसा करना है कि नॉन फाइलर फॉर्मल इकोनॉमी में आ जाए, फाइलर बन जाए। ये सिम खाली बंद करने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको इनका इलेक्ट्रिसिटी, गैस बिल ये देखना पड़ेगा। स्पेशली फर्स्ट मैं तो कहता हूँ वो इंडस्ट्रियों को टारगेट करें जो नॉन फाइलर इन अ वे हैं, जो इनफॉर्मल है। सेकंड, वो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स जो फाइल नहीं करते, उनके ऊपर सख्ती आएगी। उनके ऊपर जब सख्ती आएगी तो वो मजबूरन आएंगे। लेकिन क्या रिकमेंड करते हैं कि नहीं करना? देखिए, बहुत सी चीजें करती हैं, इनको डिस्करेज करना पड़ेगा नॉन फाइलर्स को हर जगह पे। फॉर एग्जाम्पल, जहां जहां एडवांस टैक्स लिया जाता है, उन जगह पे इनको इतना ज्यादा एडवांस टैक्स लिया जाए कि वो मजबूर हो जाए कि वो फाइलर बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ियां लेते हैं, उस पर लगाते हैं 24-25% एडवांस टैक्स, तो इनकी आंखें खुल जाएंगी। अच्छा, क्रेडिट कार्ड तो ऐसे इस्तेमाल हम फॉरेन कंट्रीज में करते हैं, वो वही लोग जाते हैं जो कहीं जो फाइलर नहीं है, तो उस पर आप कुछ लगता है FED वगैरह टैक्स, तो एडवांस लगाते हैं 20%, तो डिस्करेज हो जाएगा।
बिल्कुल। ठीक है। और इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि जो फाइलर है उसको इसका इंसेंटिवाइज करते हैं कि जी आप अगर हाँ। फॉरेन में खर्च करते हैं क्रेडिट कार्ड पे, हम कुछ पैसे नहीं लेंगे, बिल्कुल। या बिल्कुल मिनिमम अगर होकर ले गया ना डिफरेंस बढ़ा दें। हाँ जी। इसी तरह पावर बिल्स हैं, गैस बिल्स हैं, उनके ऊपर आपको एडवांस टैक्स इनको बढ़ाना पड़ेगा। ये डिस्करेज करना जरूरी है, और डिस्करेज हम नहीं करते हैं तो फिर वही खाता चलेगा जो पिछले 30, 40, 50 साल से चल रहा है। बिल्कुल। तो ये जो मेरे तो हम जो फॉर्मल इकोनॉमी में हैं, हम तो तकलीफ में हैं ना। हमारे इस मुल्क के दो किस्म के एक साथ सिस्टम चल रहे होते हैं, और मेरे ख्याल से दुनिया में शायद हम ही हैं जो एक वर्ड नॉन फाइलर निकाला है, और उसको हम एक्सेप्ट भी रिकॉग्नाइज करते हैं। नॉन फाइलर। तो मेरे हिसाब से ये चीजें करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आपसे ये क्वेश्चन के क्या मेजर्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए टू इंक्रीज रेवेन्यू जनरेशन एंड डिक्रीज फिस्कल डेफिसिट? इस वक्त जो, अगर मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव साइन, इसको नॉर्मल हालत में शायद हम इसको नेगेटिव लेते, लेकिन इस वक्त जो इसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं जी। कि इस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे जी। औरंगजेब साहब, नॉन पॉलिटिकल शख्सियत हैं। हाँ बिल्कुल जी, Non-political बहुत ही ना? इंपॉर्टेंट बात है ये हमारे लिए। अच्छा, इकॉनमी के जो हालात हैं, इस पर पॉलिटिकल शख्सियत का मसला क्या होता है, उसके ताल्लुकात होते हैं, उसको अपना वोट बैंक संभालना होता है। बिल्कुल। वो अपना वोटर लूज प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, वोटर लूज नहीं कर सकता। बिल्कुल। फिर बड़ी पार्टीज जो होती हैं, बड़ी मछलियां जिसको हम कह रहे हैं, जी, उनसे जी, भी जी। ताल्लुकात होते हैं उसके, जी, जी। उनको भी खुश रखना होता है। इकॉनमी जो है, इकॉनमी को आप कोई फैसिनेशन या लव अफेयर नहीं होता। इकॉनमी को लव न्यूट्रल अफेयर अंदाज नहीं में है, देखना है। आपको न्यूट्रल अंदाज में देखना है, और बड़े रूडली बाज डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसमें कोई ये नहीं कि आपको ताल्लुकात निभाने होते हैं, हाँ। वो इस तरह नहीं होता इकॉनमी में। ये क्योंकि एक मैं समझता हूँ इनसे ये एक बेनिफिट होगा कि न्यूट्रल शख्सियत होंगे तो कलेक्शन करनी है, तो कलेक्शन करनी है, बिल्कुल। लाजमी करनी है, वो एक बेनिफिट है। दूसरा जो चीज़ हम इग्नोर करते हैं और IMF हमें कहता रहता है, IMF को अपनी इंश्योर करनी होती है कलेक्शन, वापसी हो जाए, जी बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा उसके कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट बहरहाल हैं। अभी देखें, जो अभी 2024 की मैं अभी बात कर रहा हूँ, जी। IMF की जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जिनको लैंडिंग की है IMF ने, जो IMF ने टोटल लैंडिंग की है उसका लगभग 70% सिर्फ 10 मुल्कों को दिया है। हालांकि उसके 150 से ज़्यादा मेंबर हैं। बिल्कुल। वो उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो शो होता है ना उससे। जी। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि अगर उसका मैंडेट तो ये है ना कि अगर कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही हो, करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो उसको प्रोटेक्ट करे, जी। उसके लिए लोन देता है ना। बिल्कुल। उन 10 कंट्रीज़ में यूक्रेन भी शामिल है। यूक्रेन को कोई करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रॉब्लम नहीं है, एवरीबॉडी नोस, वो तो पॉलिटिकल रीज़न होगा ना उसका तो, बिल्कुल। क्योंकि बोर्ड जो जिसके पास पावर है IMF की, उसमें जो वोटिंग राइट है, वोटिंग राइट की मेजोरिटी वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के पास है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इक्विटी उनकी ज़्यादा है, तो वोटिंग राइट भी उनके ज़्यादा है। उससे जब आप नेगोशिएशन करते हैं तो वो कलेक्ट कर रहे हैं, उसको बताना होता है। हम कलेक्शन के मेथड माजी में होता रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाते रहे, GST। अब IMF ने खुद कहा कि अगर महंगाई अब बढ़ी तो खुद मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए ख़तरा होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो महंगाई बढ़ाते हैं ना, तो इसका मतलब है डायरेक्ट बढ़ाएं। डायरेक्ट टैक्सेस जब आप बढ़ाएंगे, आप फाइलर ढूंढेंगे, जो सेक्टर टैक्स नहीं दे रहे उन सेक्टर पे टैक्स लगाएंगे, तो वहाँ पॉलिटिकल विल पावर की ज़रूरत है। बिल्कुल। वहाँ दोस्तियाँ नहीं चलेंगी, वहाँ आपकी विल पावर चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन करनी है। दूसरा, सब्सिडीज़ की जो बात है, और एक्शन की ज़रूरत है, एक्शन लेना होगा। डायरेक्ट टैक्सेस जब भी कलेक्ट करेंगे, विल पावर चाहिए, एक्शन लेना होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस बटन दबाएं आप, आवाम ने देना है ना, कीमतें बढ़ा दे चीज़ों की, वो कलेक्शन हो जाती थी। अब डायरेक्ट टैक्सेस के लिए विल पावर चाहिए, नॉन पॉलिटिकल डिसीजन लेने होंगे। सब्सिडीज़ की IMF रोकता है, लेकिन देखें अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो ग्लोबल डेटा है, जो फिस्कल डेटा है ग्लोबल, US इकॉनमी में US का जो बजट होता है उसमें 60% से ज़्यादा सब्सिडीज़ पे जाता है। बिल्कुल। यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं उनका 40% से ज़्यादा सब्सिडीज़ पे जाता है। पाकिस्तान का तो लेस देन 10%, 7-8% है जो सब्सिडीज़ पे जाता है, और हम उसको कहते हैं कम कर दें, सब्सिडीज़ ख़त्म कर दें। सब्सिडीज़ ख़त्म करने का मतलब है पॉवर्टी बढ़ाना, इन्फ्लेशन बढ़ाना। बिल्कुल। और दूसरी बढ़ा किस चीज़ पे रहे हैं, ये जब था ना बाइपोलर इकॉनमी थी, कोल्ड वार की रिजीम में सोवियत यूनियन और अमेरिका था, दोनों सिस्टम एक चीज़ पे एग्री करते थे। 7 प्रोडक्ट बताई हुई थी कि इनकी प्राइस ना बढ़ने दें, अगर इकॉनमी को संभालना है इन 7 की प्राइस कंट्रोल कर लें, बाकी हर चीज़ की प्राइस कंट्रोल हो जाएगी। उन 7 में एक बड़ी अहम तरीन चीज़ एनर्जी थी।
यस, एनर्जी सेक्टर। एनर्जी की प्राइस अगर हम बढ़ाते हैं, चाहे वो IMF के कहने पे बढ़ाएं या किसी के कहने पे, तो वो एनर्जी उन 7 प्रोडक्ट्स में है जिससे ऑटोमेटिकली सब चीज़ों की प्राइस बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो सब्सिडीज़ का मैकेनिज़्म हमें डेवलप करना होगा। ये इकोनॉमी के लिए ज़रूरी होती हैं सब्सिडीज़, कोई रिडंडेंट एक्सपेंडिचर नहीं होते, जी, ज़रूरी होती हैं। मैंडेटरी। टैक्स कलेक्शन करें, लेकिन टैक्स कलेक्शन करते में अब डायरेक्ट टैक्सेस पर अगर आ ही गए हैं, तो मैं बार बार यहाँ ये चीज़ डिस्कस करता रहा हूँ, आपके साथ भी डिस्कस करता रहा हूँ। जब हम कहते हैं टैक्स टू GDP रेशो पाकिस्तान की कम है दूसरे मुल्कों से, ठीक है, एग्रीड, लेकिन टैक्स रेट पाकिस्तान की दुनिया के 5 जो टॉप ममालिक हैं जहाँ जालमाना हद तक टैक्स रेट है वो है। टैक्स रेट हाईएस्ट है अगर है और टैक्स टू GDP रेशो लोएस्ट है, तो मैथमेटिकली एक ही इसका मतलब निकलता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं और बाकी दे ही नहीं रहे हैं, तभी ये रेशो होती है। सैलरी जो लोग हैं उनके ऊपर तो मतलब इम्पोज किया हुआ जिस पे लग रहा है बहुत ज़्यादा लग रहा है, जिस पे नहीं लग रहा है उसको मजे कराए में। तो वो अगर आप डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन पर आ गए हैं तो ये मैकेनिज्म ख़त्म करना होगा। टैक्स टू GDP रेशो भी बढ़ जाएगी। टैक्स रेट, ये फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी थी ये कि हम टैक्स रेट बढ़ाएंगे नहीं, टैक्स रेट तो कम होने चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है, टैक्स कलेक्शन बढ़ानी चाहिए। यस। और ये इकोनॉमिक्स में मशहूर एक लेफर कर्व थ्योरी हम बचपन बुक में पढ़ते थे, वो यही है कि अगर टैक्स ये रेट हो कम जाए करें, तो मैं कलेक्शन कहूँगी बहुत ही बढ़ाएं। बड़ी अचीवमेंट होगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और ये नॉन पॉलिटिकल शख्सियत का बहरहाल ये फ़ायदा होगा। ये एडवांटेज है जी। जो हमारे पास महबूबुल हक का था और दूसरों का शोएब का सब का। मैं इसमें इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, जी जी मैंने बातें सब अच्छी की, मतलब जो अभी लास्ट अभी जो की वो इन्होंने एनर्जी की बात की जी कि एनर्जी के रेट्स जो हैं अगर आप उसको कंट्रोल करेंगे तो होगा। तो मैं आपको कुछ एक दो बातें इसमें मैं करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहा है, जी बिल्कुल, मैं ठीक ये है? सवाल पूछने वाली थी तो आपसे। हाँ, और पाकिस्तान में हम खबरें सुन रहे हैं कि जो हाँ। सोलर पे भी टैक्स लगेगा, फलाने लगेगा, इस पे लगेगा। क्यों? कि वो पुराने जो पावर प्लांट्स हैं जिनको इन्होंने जो डॉलर्स में दिए हुए हैं इनकी एनर्जी और इनका कैपेसिटी और इसमें, तो आज मुल्क इस में तक पहुंच गया है। देखिए, मैं इंडिया ने 1 करोड़ घरों में, कितने 1 करोड़ घरों में उनको फ्री सोलर एनर्जी का वो बना के देंगे। 300 यूनिट तक पैसे नहीं लिया जाएंगे, ठीक है? आप बांग्लादेश का पढ़ें तो बांग्लादेश ने तो हर चीज कर दी है कि यहाँ तक हम आपको इसके भी पैसे देंगे जो आप ऊपर लगाएंगे, इसकी भी हम सब्सिडी देंगे। हर जगह इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि आप इसको सोलर पे आ जाएं, बिल्कुल प्रमोट कर रहे हैं, कर रहे हैं। हमारे यहाँ थर्मल, जिसको IPP के जो थर्मल पावर प्लांट्स है, कोई 20 साल से 25 साल से है। आपको पता है जो बिन कासम का कराची KE का जो है उसकी एफिशिएंसी 28 से 30% रह गई है, लेकिन हम उसको चला रहे हैं, ठीक है? मेरी तो आइडिया है कि 20 साल के ऊपर जितने भी थर्मल प्लांट्स हैं उनको ऐसे ऐसे स्क्रैप कर दें, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट इसके बावजूद नए IPP को इजाजत दे रही है और वो आने वाले हैं। रिन्यूएबल की तरफ आप जाएंगे तो बोझ भी हल्का होगा, ठीक है ना? पूरी दुनिया जा रही है तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो गवर्नमेंट ऐसा कोई कदम ना लें कि लोगों को डिस्करेज करें फ्रॉम गोइंग टू रिन्यूएबल एनर्जी। साथ साथ अगर आप जो बिजली है, आपको पता है कि दुनिया में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश ये हुआ तो 9 से 10 सेंट है इलेक्ट्रिसिटी रेट, पाकिस्तान में 15 है जी। अच्छा, इत्तेफाक मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कुछ ऐलान किया है कि अब आई थिंक ये पंजाब के लिए सिर्फ है 8 सेंट की बिजली दी जाएगी। तो जब पंजाब में दी जाएगी तो पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं, ठीक है? हम तो 9 सेंट मांग रहे हैं। गैस जो है बांग्लादेश में $6 से $7 है MMBTU, हमारे यहाँ $15 है। हम तो कम्पीट ही नहीं कर सकते। हमारा इंटरेस्ट रेट 23%, अगर आम जो 8%, 10%, 9% यहाँ है, तो हम ऑलरेडी, हमको कहते हैं ना, हमारे पीछे से हाथ बांध दिया है और कहते हैं बॉक्सिंग करो। दूसरा, ये क्यों नहीं है कि पीक और ऑफ पीक रेट क्या होता है? एक ही रेट होना चाहिए। और जब ये विंटर का मौसम आता है, उस वक्त गैस की बड़ी शॉर्टेज होती है,
तो उस वक्त अगर गवर्नमेंट अलाउ करे और इलेक्ट्रिसिटी के रेट कम कर दें घर वालों के लिए, डोमेस्टिक के लिए, हाउस होल्ड के लिए, तो वो अपना गीजर, अपने खाने की अवन वगैरह सब इलेक्ट्रिक पे कर सके, रिन्यूएबल की तरफ वो जाएंगे होने तो ये चाहिए। होगा, हाँ। तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट द गवर्नमेंट कैन दे, और फुल ग्रीन एनर्जी के लिए जब दुनिया में हो रहा है तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका फुल सपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जब आपने जो ये शुरू में जो इकोनॉमी की बात की कि औरंगजेब साहब को क्या करना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर की 6 प्रायोरिटीज होनी चाहिए, मतलब हुकूमत की। ठीक है फर्स्ट इज इकोनॉमी, जी, सेकंड इज इकोनॉमी, थर्ड इज इकोनॉमी, फोर्थ इज एक्सपोर्ट, फिफ्थ इज एनर्जी, और सिक्स्थ है एडुकेशन। एडुकेशन ही सबको कवर करेगी, हम जिस पर ध्यान नहीं देते। मैंने क्यों 3 दफा इकोनॉमी की बात की, तो इसमें रेवेन्यू की भी बात आ जाती है, उसमें इन्फ्लेशन रेट भी कम करना है, उसमें वेस्टफुल एक्सपेंडिचर भी कम करने। गवर्नमेंट अब देखिए, हर गवर्नमेंट आती है तो अपने जो वोटर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो होते हैं, वो और लोगों को जॉब देती है, तो लोग बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होते हैं। गवर्नमेंट नाउ हैज टू टेक अ स्टैंड इमीडिएटली। कुछ नहीं तो 10% आपको गवर्नमेंट को कम करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो आजकल हम सुन रहे हैं कि यूएई की इन्वेस्टमेंट और सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट, केयर टेकर ने भी इससे रिलेटेड बात की, और 10 बिलियन का और 5 बिलियन, तो इसका क्या इस वक्त करंट रियलिटी क्या है, और आपको क्या लग रहा है कि इससे क्या इम्पैक्ट है? देखिए सर, हमें इसमें पहले एक ये चीज़ समझनी होगी जी कि SIFC के तहत $25 बिलियन की बात हुई थी। जी जी लेकिन उसमें कुछ सेक्टर स्पेसिफिक थे, 5 सेक्टर बताए गए थे, सिर्फ इसमें आएगी, जी जनरलाइज नहीं था। अभी $10 बिलियन की UAE से बात हुई है, जी। माहिदा हुआ है, और वो लगता है जिस तरह की स्टेटमेंट आई है ना UAE से, जिस तरह की स्टेटमेंट जी। आई है कि $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ओके। वो मैं मतलब पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा, वहाँ मैं उनकी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ समझनी होगी जी कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आती है ना, एक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, एक तो वो होती है ना जो FDI की फिगर जो स्टेट बैंक की एनुअल में दी होती है, एक तो वो डेटा होता है। FDI जब आती है उसकी 4 डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। एक तो ये है कि फॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में आए, कैश में आए। दूसरा ये है कि वो कैश में नहीं आती, वो प्लांट मशीनरी वगैरह की शक्ल में आ जाती है, इक्विपमेंट की शक्ल में आती है। तीसरा ये है, जिस तरह ये हम बहुत सारी अमेरिकन फ्रेंचाइज की शक्ल में होती है, वो कॉपीराइट हैं, पेटेंट हैं, गुडविल्स हैं, उसकी शक्ल में आ जाती है, या रॉ मटेरियल वो भेजते हैं इंडस्ट्रियल, वो सब इक्विटी होती है, FDI का हिस्सा होती है। जो बेनिफिट हमें मिलता है ना, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट भी एक्सपेक्ट कर रही है, कि अगर वो कैश की शक्ल में आती है ना फॉरेन एक्सचेंज की, तो $10 बिलियन अगर वाकई कैश की शक्ल में आते हैं तो हमें IMF से मुआहदे की ज़रूरत ही नहीं रहती। ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और ये देखें कि इस टाइम पे ये 10 बिलियन अनाउंस किए गए हैं जब IMF से टॉक चल रही है। हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन मौजूद है, ये इसको हमें गौर करना चाहिए। वो कितनी जल्दी हम मटेरियलाइज़ करते हैं और किस फॉर्म में आता है। अगर ये $10 बिलियन यहाँ कैश की शक्ल में है और यहाँ से वो मटेरियल ख़रीदते हैं, इक्विपमेंट ख़रीदते हैं, यहीं के सीमेंट खरीदते हैं, यहीं का सरिया खरीदते हैं, तो ऑटोमेटिकली रोलिंग हो जाएगी। वो रोलिंग हो जाएगी, और वो 10 बिलियन जब आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आ जाएगा तो फिर आपको IMF की ज़रूरत नहीं रहती। $6 बिलियन की क्या ज़रूरत होगी अगर $10 बिलियन आ जाएगा, बल्कि 5 बिलियन वो सऊदीया का भी तो वो अगर देर में आता है। फिलहाल तो हमें 6 बिलियन की ज़रूरत है ना, 10 का हमने मुआहदा किया है, तो इसका लेकिन इसमें बस ख्याल यही रखना पड़ता है कि फॉरेन एक्सचेंज का जो एग्रीमेंट होता है वो किस फॉर्म में आ रही है, उसके हिसाब से प्लानिंग की जाती है। CPEC की हमने कहा था 35 आई, 60 बिलियन आई, CPEC का 80% तो नॉन कैश में आया है ना, नॉन कैश फॉर्म में आया है। तो ये हमें तो ये कैश में अगर हमारे पास आ जाती है तो मेरे ख्याल में हमारे पास ब्रीदिंग स्पेस। हाँ, फिर हमें IMF के एग्रीमेंट की इसलिए, और हो सकता है गवर्नमेंट को ये बात पता हो, अंदाज़ा हो, इसीलिए जो गवर्नमेंट जो रिलेक्टेंट हैं कि GST ना बढ़ाए, पेट्रोल की प्राइस ना बढ़ाए। अभी तक गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया हुआ है, कम हुई है अभी ना? कम हुई है। गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है, 18% GST पे जो बात हो रही है, गवर्नमेंट ने अभी तक स्टैंड लिया हुआ है। तो शायद गवर्नमेंट को उम्मीद हो कि पैसे आ जाएंगे। नहीं, इसमें सब एक और भी बात है कि जो FDI आनी है वो ये ना हो कि वो जैसे पोर्ट पे हम आ गए या हमने एयरपोर्ट का कर लिया, और ये वो नहीं, इसमें ये तो ऑलरेडी हमारे मुल्क में चल ही रही है, ठीक है ना, नई चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं आई। देखिए, इस मुल्क में जो एक बहुत बड़ा एसेट है, जो हमारे लिए इतनी बड़ी नेमत है, वो हमारी मादनियात है।
मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हाई टेक इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी इनकी ज़रूरत है। ये पूरे दकियानूस से चीज़ें को हटानी है। हमें वो इन्वेस्टमेंट वहाँ लाएं जो एक जो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा वो मुल्क की इकोनॉमी को बूस्ट करे। एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी बहुत ज़रूरी है। SIFC का एक बड़ा वो है एग्रीकल्चर, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए इन्होंने SIFC ने माइनिंग, एग्रीकल्चर और IT के ऊपर फोकस किया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक और ऐड करें जिसको कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। हम ब्लू इकोनॉमी की तरफ ध्यान नहीं देते। ये जो चारों चीज़ें जो हैं सेक्टर्स, वो बाहर से कुछ नहीं मंगाना, वो सारा इस मुल्क के अंदर इंडिजीनियस है। अगर हमने हमारी ब्लू इकोनॉमी करा पे ध्यान दिया साथ साथ और इन्वेस्टमेंट इधर लाई तो आई थिंक काया पलट जाएगी। और इसमें हमारे पास अल्लाह के फजल को इतने पोर्ट्स हैं, हमारे पास दरिया हर तरफ है और हम इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो ये ज़रूरी है। मैं ये अगेंस्ट हूँ कि ये इन्होंने कोई प्राइवेटाइजेशन में ख़रीद ली या ये चीज़ें खरीद ली, ये इसको मैं प्रेफर नहीं करता। मैं कहता हूँ जो हमारे पास है इसको यहाँ क्या आप बढ़ा सकते हैं, कैपिटलाइज करें, जो उसको करें, तो ये ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप क्या सजेशन देंगे गवर्नमेंट को? नहीं ठीक है, देखिए FDI का मतलब ये होता है नया आकर एसेट बनाए। जो खरीद लिया वो तो पोर्टफोलियो है, वो तो वो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में तो वो कहलाएगी नहीं। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट क्या है कि नई चीज़ बन रही हो, नए एसेट्स क्रिएट हो रहे हो। और गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल यही सजेशन है जो हमेशा से है कि अगर आप को जान छुड़ानी है IMF से और लोगों को रिलीफ देना है तो FDI लानी होगी, नए एसेट्स बनाने होंगे, वहाँ से पैसा लाएं। एक्सपोर्ट बढ़ाना हल है, लेकिन एक्सपोर्ट एक साल में नहीं बढ़ेंगी, 6 महीने में नहीं बढ़ेंगी, वो ग्रेजुअली बढ़ेगी। फौरी तौर पर FDI आने से भी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, वो नई चीज़ पर। और जैसे आपने कहा एग्रीकल्चर की बात है, कॉर्पोरेट फार्मिंग FDI से ही आएगी, उसी से जनरेट होगी। यहाँ चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, प्रोडक्टिव GDP में उनका शेयर होगा, एम्प्लॉयमेंट में शेयर होगा। वो हमें एक एग्रीकल्चर में बेसिकली एक कल्चर चेंज करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट फार्मिंग अभी तक हमारे यहाँ वो कल्चर डेवलप नहीं हुआ है, वो है लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड लेवल पे है, वो डेवलप करना होगा। तो उससे ज़ाहिर है कि मैकेनाइज भी होंगी ये चीज़ें, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ईल्ड बढ़ेगी एग्रीकल्चर की। तो और वो यकीनन FDI तो उन सेक्टर्स में आए और जिसका SIFC में भी वो शामिल है और वेट भी कर रहे हैं। और SIFC में अब जो शामिल है उसमें सबसे अच्छा जो उसका एस्पेक्ट है वो ये है कि आप देखें ये जो SIFC लॉन्च हुआ है केयरटेकर गवर्नमेंट के दौर में, मौजूदा गवर्नमेंट ने भी उसको सपोर्ट किया और जो हमारी फोर्सेस हैं उन्होंने भी इसको पैट्रोनेज किया हुआ है, वो पैट्रोनेज कर रही हैं, एक ही पेज पर है, सब एक पेज पर है। ये बड़ी बात है कि ये सब मिल करके अब इसको ज़रा बूस्ट देना है। SIFC को सिर्फ अब वहाँ से निकालना है, जो फाउंडेशन तो लग गया है, अब बिल्डिंग बनानी है, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मटेरियलाइज पूरा फोकस होना चाहिए। और SIFC का मकसद ये है कि जो फॉरेनर है उसको जो खदशे होते हैं, पॉलिटिकल खदशे होते हैं कि वो आपको पता है बड़ी जैसे इनका कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, यहाँ जाके इनको वन विंडो ऑपरेशन आप समझ लें। लेकिन इसमें एक चीज़ में ज़रूर है, हम हमारा होमवर्क करना चाहिए। अगर हमने हमारा होमवर्क किया, हमने सारे प्रोजेक्ट्स एक्चुअल पूरा पेपर वर्क भी कर लिया, पूरी डॉक्यूमेंटेशन भी कर ली, उसके सारे प्रोज एंड कॉन देख लिए और पूरा जो पुलंदा है वो जब हमने फॉरेनर के सामने रखा, वो ज़रूरी है। वो अभी तक उसमें खामियां हैं, इसको करना ज़रूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मजीद अजीज साहब एंड डॉक्टर अयूब मेहर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हम सबको बहुत ही जो इंसाइटफुल जो है वो नॉलेज प्रोवाइड की। और मैं ये कहूँगी कि अगर गवर्नमेंट भी इस चीज़ को सीरियसली ले और आप जैसे जो लोग हैं जिनकी गहरी नज़र है इकोनॉमी पर, उनसे मशवरे या उनकी चीज़ें उनको इन्वॉल्व किया जाए इन चीज़ों में, ताकि हम सब मिलकर अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर बना पाएँ। मजीद अजीज साहब ने, डॉक्टर अयूब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ सेक्टर्स हाईलाइट किए, जिसमें मिनरल, टेक, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अबव ऑल ब्लू इकोनॉमी। मजीद अजीज साहब ने उसको एंड पे बोला, लेकिन मैं उसको नंबर 1 पे कहती हूँ। ब्लू इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसके ऊपर जो है गवर्नमेंट को उस पर काम करना चाहिए। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं रिपीट करना चाहती हूँ वो है UAE कि अगर इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो हमें IMF से जो है वो लोन नहीं लेना पड़ेगा। मैं कहूँगी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
और इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे ज़्यादा चाहती हूँ कि हमारी अगले बजट, आने वाले बजट जो है वो इस तरह का आए कि हमारी मुल्क की माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल इम्प्रूव हो, और जो कुछ हम सबसे हो सकेगा हम अपने अपने एंड से अपने मुल्क के लिए करने के लिए जो है वो तैयार हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।